हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिश हुएरा है। आप लोग मुझे आज की करंट अफेयर्स और डेली न्यूज़ एनालिसिस की क्लास में देख रहे हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की जो है इंपॉर्टेंट हेडलाइंस किन किन को अपन कवर करने वाले हैं, तो ये 6 एरियाज़ को कवर करने वाले हैं लार्जली। इनके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ऐसे छोटी मोटी न्यूज़ है बट वो मेजर एरियाज़ यही हैं और इनके अंदर काफ़ी कुछ है। तो आज का वीडियो थोड़ा जो है इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा होगा। नोट्स वगैरह आपने रेगुलर बनाते चलें। सबसे पहले मैनेस ऑफ एनक्रोचमेंट। अब रिसेंटली आपने सुना होगा कि हल्द्वानी के अंदर जो है वहाँ पर कुछ कुछ हो रहा है। उसके अलावा वो एक महरौली के अंदर कुछ हो रहा है, फिर JNK के अंदर कुछ हो रहा है, फिर उसके अलावा जो है यूपी वगैरह के अंदर। इन सब जगहों पर क्या है, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं पब्लिक जो गवर्नमेंट का जो लैंड है, ठीक है, जो गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है उस लैंड के ऊपर एनक्रोचमेंट करके जो भी जो है मंदिर बना ली, मस्जिद बना ली, खुद के सेटलमेंट वगैरह बना ली, कुछ शॉप्स वगैरह बना ली, कुछ और दूसरी चीज़ें एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा सॉरी गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वैसे ये लैंड किसका है? गवर्नमेंट का, पब्लिक एट लार्ज का है। अगर इसको कुछ कम्युनिटीज़ या कुछ लोग जो भी हैं, ठीक है, अगर वो इनको इंक्रोच करके रख लेंगे तो ओवरऑल जो टैक्स पेयर्स हैं उनका नुकसान होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा राइट टू फ्रीडम की अगर यहाँ पे बात करें तो राइट टू फ्रीडम वही है, BBC वाला जो इशू चल रहा है। तो BBC अभी क्या हुआ है कि वहाँ पर कुछ रेड वगैरह पड़ी। अब रेड किसकी पड़ी है, क्यों पड़ी है, कैसे पड़ी है, वो सब अपने लिए काम की नहीं है। अपने लिए क्या काम का है, तो राइट टू फ्रीडम काम का है, ठीक है। और उसके अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस काम का है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन काम का है, समझ में आया, ठीक है। राइट टू प्रोपागेट वंस एंड अदर्स व्यूज काम का है, ठीक है। तो उन सबको देखेंगे। इसको अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, आज वो वापस से रिवाइज करेंगे। उसके अलावा एक स्टेप फर्दर जाएंगे, कुछ और एरियाज जो अपन ने पहले कवर नहीं करे थे उन्हें भी कवर करेंगे। IMF एंड पाकिस्तान की बात करें तो ये आपने रिसेंटली सुना होगा। पहले जो है पाकिस्तान ने इनसे कुछ कुछ मांग करी, पहले उन्होंने कुछ पैसा रिलीज़ भी करा, फिर उसके बाद लार्जली उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके बाद जो है वापस ये बात आई कि नहीं, ये भी नहीं, फेल हो रहा है, मतलब सक्सेस होते होते फेल हो गई। फिर अब वो जो है वापस गए हैं उनके पास में कि नहीं प्लीज़ जो है थोड़ा बहुत बेल आउट हमको रिलीज़ करो, हमारी बहुत हालत ख़राब है, तुम बांग्लादेश को दे रहे हो, इसको दे रहे हो, उसको दे रहे हो, हमको नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो इसके बारे में पाकिस्तान का तो अपना कुछ इतना कोई वो है नहीं। अपन IMF को डिस्कस कर लेंगे एक बार, ढंग से IMF को डिस्कस करेंगे। IMF कैसे बना, क्या बना, कितने उसके अंदर जो है कमिटीज़ वगैरह है, कौन मेंबर होता है, नहीं होता है, उस सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यूरोपियन यूनियन के बारे में देखेंगे। यूरोपियन यूनियन की जो न्यूज़ है, न्यूज़ ऐसे जैसे कुछ खास नहीं है, वो दूसरी न्यूज़ के साथ में जुड़ी हुई है। तो एक बार उसका बेसिक्स देख लेंगे कि यूरोपियन यूनियन के अंदर कौन कौन से कंट्री वगैरह है, कहाँ पर है यूरोपियन यूनियन वगैरह, कुछ एक चीज़ें, कुछ बेसिक्स इसके देख लेंगे। लिथियम रिजर्व्स और रेयर अर्थ मिनरल के ऊपर आज बहुत कुछ आया है, ठीक है। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के अंदर रेयर अर्थ के ऊपर इतना कुछ नहीं आया, पासिंग रेफरेंस के तौर पे मेंशन कर रखा था। लेकिन अगर आपको पता हो तो UPSC रेयर अर्थ का दीवाना है, ठीक है। और वो रेयर अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए रेयर अर्थ को आज अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा क्या चीज़ है, जॉब्स अराउंड द वर्ल्ड। तो जो डील हुई है एयर इंडिया की और बोइंग की और एयरबस की, ठीक है, इनकी कुछ कुछ डील हुई है। तो उस डील को भी एक बार थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसके अंदर क्या है और इससे कैसे जॉब्स वगैरह क्रिएट होगी, उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। कल के CA से, कल के नहीं सॉरी, कल मैंने डाला ही नहीं था CA, परसों के CA के क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। तो आप एक बार इन्हें देख सकते हैं। इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इनके बारे में ये जो मैं यहाँ पे डालने से पहले, वीडियो डालने से पहले एक बार ग्रुप में भी भेज देता हूँ, ताकि एक बार आप जो है वहाँ पर भी अगर चाहे तो वहाँ पर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको ठीक लगे। डिस्कस मैं इन्हें यहीं पर करता हूँ। अब देखो, यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी जो है खाली क्वेश्चंस बता रहा हूँ। आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो के एंड में मैं इनको वापस से डिस्कस करूँगा, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज की पहली यूनिट जो है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी? लाहौर में, बॉम्बे में, कराची में या फिर पुणे में, ठीक है। अब इस टोन, अगर इस क्वेश्चन की टोन देखो आप, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है UPSC बनाता है। यहाँ पे दो क्वेश्चंस जो है वो पाकिस्तान के हैं, दो क्वेश्चंस जो हैं वो सॉरी, दो प्लेसेस जो हैं वो पाकिस्तान की है, दो प्लेसेस जो है वो महाराष्ट्र की है, ठीक है। वैसे पाकिस्तान पहले अपना अपने अंडर ही हुआ करता था, है ना, मतलब अपना ही एक पार्ट हुआ करता था। बट अब क्या चीज़ है कि जैसे UPSC है तो UPSC भी ऐसे ही खेलता है। आपको अगर हल्का हल्का सुपरफिशियल कुछ ध्यान होगा ना कि यार इस स्टेट में कुछ था, तो वो खाली उसी स्टेट के 4 ऑप्शन दे देगा, 3 ऑप्शन उसी स्टेट के देगा, आप कर लो एलिमिनेट कितना कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी सारी जगह जो है अपन को बहुत ज़्यादा नॉलेज भी जो है ज़रूरी होती है कुछ एक जगह पे, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं मैच द फॉलोइंग, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। इसके अंदर देखो ये सारे आपके जो हैं
स्टेटमेंट टाइप या ब्लॉक टाइप जो कुछ भी दे रखे हैं वो ये हैं। इसके ऊपर इसके अलावा जो है एक चीज़ और भी आती है इन मैच द फॉलोइंग वालों के अंदर से, एक चीज़ और भी आती है ओनली वन ओनली टू वाली, वो अपन और भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा ये वही है, सॉरी सॉरी, ये वही है, इसको भी मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सत्यार्थ प्रकाश, ये मूल शंकर, ये क्या चीज़, सत्यार्थ प्रकाश क्या है, ये बुक है, और ये क्या है, ये ऑथर्स है। अब ये सही जमे हैं कि नहीं सही जमे हैं कि वो आपको बताना है, समझ में आया। सत्यार्थ प्रकाश मूल शंकर ने लिखी थी कि नहीं लिखी थी। टू इंडिया माय नेटिव लैंड, ये हेनरी वेवन डिराजियो ने लिखी थी कि नहीं लिखी थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, राजयोग, राजयोग जो है वो स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी कि नहीं लिखी थी। उसके अलावा द परसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, ये जो है राजा राम मोहन रॉय ने लिखा था या नहीं लिखा था। ये आपके जो है ऑप्शंस हैं, यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, ओनली वन पेयर, इन चारों में से सिर्फ कोई एक पेयर सही है, कोई सा भी पेयर हो सकता है। इन चारों में से कोई भी सिर्फ दो पेयर सही हैं, कोई से भी दो पेयर हो सकते हैं। इन चारों में से कोई भी तीन पेयर सही हैं, फिर चारों के चारों पेयर सही हैं, ठीक है। ये आपको बताना, ABCD आपका ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। माइक्रो LEDs हैव नियरली, ऑलराइट, which of the following statements are correct, micro LEDs have nearly 4000 nits of peak brightness। माइक्रो LEDs को अपन ने डिस्कस करा था डिटेल के अंदर, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में आया था, ठीक है। उसके अलावा माइक्रो LEDs आर बेजल फ्री, रेजोल्यूशन फ्री एंड साइज फ्री, ठीक है, ये बताना है। चूज द करेक्ट वन, ये आपके ऑप्शन हैं, सिर्फ फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, या फिर नीदर, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, विच, ये इच नहीं है, विच है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर SDGs, ठीक है, इनमें से कौन कौन से SDGs हैं, ठीक है। आपके देखो ऑप्शन कौन कौन से, देखो ये जो है 6 चीज़ें दे रखी, इन 6 के अंदर से करेक्ट वन ढूंढना है, ठीक है। और यहाँ पर ये SDG क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो इनमें से कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जीरो हंगर, नो पॉवर्टी, लाइफ ऑन लैंड, एक्वेटिक लाइफ, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ये सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। फिर हाउ मैनी आर नॉट करेक्ट, इनमें से ये जो दो स्टेटमेंट दे रखे हैं इनमें से कितने स्टेटमेंट गलत हैं, नॉट करेक्ट हैं, इनकरेक्ट हैं, समझ में आया। तो देखो स्मार्ट सिटीज़ मिशन इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सही है या गलत है, जो भी जिस भी हिसाब से आपको बताना है। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्कीम, ये भी सही गलत है, जिस भी हिसाब से आपको बताना। ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, सिर्फ जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो गलत है, सिर्फ सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है या दोनों ही स्टेटमेंट सही है। फिर अब जो ये जो लेक्चर अपन कर रहे हैं, इसकी PDF की लिंक आपको कहाँ मिलेगी, तो इसकी PDF की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। जब आप डिस्क्रिप्शन में है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। उसके अलावा आप टेलीग्राम सेव्ड मैसेजेस के अंदर भी शेयर कर सकते हैं। अगर इसके अंदर ऐसे रेयर अर्थ मिनरल वगैरह, अगर ऐसी कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको ऐसा लग रहा है कि इसे मैं बाद में देखना चाहता हूँ तो कन्फ्यूजिंग नहीं होगा, वहाँ पर सेव कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो है बाकी की पूरी लिस्ट है, ठीक है, प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर काफ़ी सारे अपन ने पहले भी क्लासेस वगैरह ले चुके हैं, कंटिन्यूसली लेते रहते हैं। इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी इसको देख सकते हैं अगर आपकी कोई क्लासेस मिस हो गई तो। रेगुलरली यहाँ पे चलो इसके ऊपर आते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको PDF में भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, है ना। और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह होती तो आप वो यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। रेगुलरली अमीना मैम जो है वो आर्ट एंड कल्चर की वीडियोस तो डालती ही हैं, साथ में रिवर्स ऑफ इंडिया एंड दी वर्ल्ड का उन्होंने जो है कोर्स डाल दिया है। उसके ऊपर थोड़ा सा छोटा सा कोर्स है जिसके अंदर भी 3-4 कुछ वीडियोस ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। एनवायरनमेंट की काफ़ी सारे लेक्चर्स में डाल चुका हूँ। उसके अलावा बहुत जल्दी MIH मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को भी मैं लेकर आने वाला हूँ। नोटिफिकेशंस की अगर बात करें, यहाँ पे आप नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। देखो ये फ्रंट पेज है, न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। ये सबसे पहले फ्रंट पेज का एक जो है स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगा रखा है। अब अगर इस फ्रंट पेज को आप यहाँ पे देखो तो ये देखो डिमोलिशन, फिर यहाँ पे ये भी इंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट, फिर उसके बाद वापस से ये डिमोलिशन। तो जो है एक खाली फ्रंट पेज के ऊपर ही 3 जो है डिफरेंट न्यूज़, वो सारे के सारे जो है उसी के ऊपर फोकस किए जा रहे हैं, इंक्रोचमेंट एंड डिमोलिशन, इंक्रोचमेंट डिमोलिशन, इन सब चीज़ों के ऊपर। यहाँ से अपने काम की क्या चीज़ है, अपने काम की ये चीज़ है कि भाई इतने सारे इंस्टेंसेस अगर देखने को मिल रहे हैं तो अपन उसको थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्या है, उसके अलावा जैसे अगर आप ये BBC वाला देखोगे तो ये BBC वाला अपन जो है अभी डिस्कस करेंगे, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आगे और डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेशन यहाँ पे मैंने डाला नहीं है, इन्फ्लेशन ऑल्दो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमी वगैरह से।
उसके अलावा और नहीं तो आगे कुछ आएगा तो उसके अंदर मैं डाल दूंगा, अभी का लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया था। यहाँ पर देखो इंक्रोचमेंट के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें दे रखी है, इनको लार्जली आप खुद पढ़ सकते हैं। बेसिक बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एनक्रोचमेंट किस किस चीज़ को बोलते हैं। तो जैसे कि एनक्रोचमेंट, अगर आप अनलॉफुली एंटर कर जाते हो, ट्रेस पास करते हो या फिर दूसरे की कोई प्रॉपर्टी वगैरह के अंदर घुस जाते हो, ठीक है, तो उसे एनक्रोचमेंट कहेंगे। कोई भी आप जो है फेंस वगैरह बना लेते हो अपनी प्रॉपर्टी के बाहर, जैसे ये आपका लैंड है, ठीक है, और ये दूसरे का खाली प्लॉट है और यहाँ तक आपने अपनी बाउंड्री बना ली, तो वो क्या है, इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, ये एनक्रोचमेंट हो जाएगा। उसके अलावा क्या चीज़ है, एक्सटेंडिंग स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग्स। कई बार लोग क्या करते हैं, ऐसे ये रोड जा रही है तो उसमें ये नॉर्म होता है कि भाई ये इतना पोर्शन आपको खाली रखना होता है, ठीक है, इतना पोर्शन खाली रखना होता है और उसके बाद यहाँ पर घर बनाना होता है। कई बार लोग क्या करते हैं, यहाँ तक घर बना देते हैं, रोड के ऊपर घर निकल रहे हैं ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इशू वाली बात है। उसके अलावा क्या चीज़ है, बिल्डिंग्स ऑन टू पब्लिक डोमेन वगैरह, ये सब हो गया। नॉन गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन वगैरह, हाँ देखो अगर कुछ भी आप जो है नॉन गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन करते हो जो कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर चला जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट लैंड के ऊपर करते हो, तो फिर वो भी इंक्रोचमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। उसके अलावा इंक्रोचमेंट ऐसे प्रॉब्लम क्यों है, इसलिए क्योंकि पहले से लैंड बहुत ज़्यादा स्कार्स है, बहुत ज़्यादा कम है, समझ में आया, ठीक है। उसके अंदर भी अगर आप जो है ऐसे लैंड को अपन ऐसे कब्जाते रहेंगे तो जो रूल ऑफ लॉ वगैरह है वो सारी चीज़ें तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी ना, यही सब चलता रहेगा फिर। उसके अलावा क्या चीज़ है, इंक्रोचमेंट पब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, ये सब देखो बेसिक चीज़ें हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। पब्लिक हैज़ राइट टू वे, राइट ऑफ वे, हाँ इसके अंदर क्या चीज़ है कि भाई जो है लॉ का, जो मैंने आपको जो चीज़ बताई, लॉ की जो चीज़ है वही चीज़ ख़त्म हो जाती है। और जैसे आदमी को कहीं पर जाना भी है, कुछ वॉक वगैरह भी करना है, तो वो भी ख़त्म हो जाता है। सब जगह पे इंक्रोच कर रखा है, पब्लिक रोड्स वगैरह सब कुछ जो है, ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो एक इशू वाली बात है। उसके अलावा सिविक कम्युनिटीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे एक फ़ोटो अगर आपने देखी हो, कई बार क्या होता है, रेलवे लाइंस को इस तरीके से वो कैप्चर करते हैं। यहाँ पर देखो ये जो है ये रेलवे का ट्रैक है, ये दूसरा ट्रैक है, ठीक है, ऐसे पैरेलल ट्रैक्स खूब सारे होते हैं ना, तो ये दो ट्रैक्स हैं, इनके बीच में उन्होंने वो लाइट्स वगैरह लगा रखी है और यहाँ पर ट्रैक है, यहाँ पर खूब सारे लोग खड़े हैं, ठीक है। ये फ़ोटो शायद आपने देखी होगी, फेमस फ़ोटो। यहाँ पे खूब सारे लोग खड़े हैं, है ना, और जो इन लोगों की ड्वेलिंग्स हैं वो पक्की ड्वेलिंग्स उन्होंने यहाँ पर बना रखी है, इतना पास में आपको नज़र आ रहा है, ये ट्रेन जाएगी यहाँ से और यहाँ पर ड्वेलिंग बना रखी है, ये कितना ज़्यादा पास में। और यहाँ से करंटली ट्रेन पास हो रही है, इस वाले ट्रैक से तो निकल रही है, और यहाँ पर इन्होंने ड्वेलिंग बना रखी है, ठीक है। अब अगर कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह में सैप वगैरह होता तो फिर क्या होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है, वे फॉरवर्ड देखो समझो, वे फॉरवर्ड के अंदर प्रिवेंशन ऑफ फर्दर इंक्रोचमेंट वगैरह, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या चीज़ कर सकते हैं, तो एक तो प्रिवेंशन करें कि अब इंक्रोचमेंट वगैरह ना हो, जो है उनका थोड़ा बहुत जैसे भी सिचुएशन वगैरह को सुलझाएं। उसके अलावा लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स वगैरह को अपन को जो है कहीं ना कहीं उनको ये करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, है ना, और उनको प्रोत्साहन देना चाहिए कि हाँ देखो ये अच्छी चीज़ है। और अगर उसको मल्टीपल अगर अवार्ड्स वगैरह दिए जाएंगे, देखो इन सिटीजन्स ने इतना बढ़िया परफॉर्म करा, ये करा वो करा, तो बाकियों को भी एक मोटिवेशन मिलेगी, और जो नहीं कर रहे हैं उनको पेनलाइज किया जाए, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वगैरह कहाँ आता है, फंडामेंटल राइट में समझेंगे, है ना। फिर क्या चीज़ है, कंसिडरिंग इनवॉलंटरी एंड फोर्सफुल इंक्रोचमेंट वगैरह, रिहेबिलिटेशन ऑफ स्लम ड्वेलर्स, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर डाल सकते हैं कि जो स्लम ड्वेलर्स हैं, ठीक है, तो उनका रिहेबिलिटेशन करें। जैसे कि अलग अलग काफ़ी सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं, उन प्रोग्राम्स के अंदर वो ऐसे खूब सारे हाउसिंग फैसिलिटीज़ वगैरह बना रहे हैं, तो उन हाउसिंग फैसिलिटीज़ इन स्लम ड्वेलर्स वगैरह के लिए प्रिपेयर की जाए ताकि इनको जो है न्यू हाउसिंग मिले, समझ में आ। फिर एक कंक्लूजन दे रखा है, इसे आप देख सकते हैं। आईटी टीम देखो, बीबीसी ये न्यूज़ अपने लिए काम की नहीं, न्यूज़ से रिलेटेड कुछ और चीज़ें अपने लिए काम की है, लेकिन उस पर आने से पहले यहाँ पे देखो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन वगैरह मैंने बता रखा है, उस पर आने से पहले ये जो भी है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन वगैरह से पे आने से पहले ऐड नहीं, काम की चीज़ ठीक है। तो आर्टिकल 19 सबसे पहले फंडामेंटल राइट कहाँ पर आता है, पार्ट 3 में आता है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, वापस से रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पर भी लिखा है नहीं, वापस से रिवाइज कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। इस पार्ट 3 के अंदर अपन एक चीज़ पढ़ते हैं, राइट टू फ्रीडम। क्या पढ़ते हैं, राइट टू फ्रीडम। टोटल कितने राइट्स हैं, टोटल 6 राइट्स हैं। पहले कितने थे, पहले 7 थे, समझ में, अब कितने, 6। उन 6 में से एक चीज़ जो है वो है राइट टू फ्रीडम। इस राइट टू फ्रीडम के अंदर कितने आर्टिकल आते हैं, तो आर्टिकल 19 से लेकर के 21 तक सारे इसके अंदर आते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ में आया, ठीक है। इसके ऊपर जितने क्वेश्चन बनते हैं और किसी के ऊपर नहीं बनते, मतलब फंडामेंटल राइट्स के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद देखो
ये जो राइट टू फ्रीडम है, इस राइट टू फ्रीडम के अंदर अपन किसको डिस्कस कर रहे हैं? अपन डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल 19 को। इस आर्टिकल 19 को अगर डिस्कस कर रहे हैं तो इस आर्टिकल 19 के अंदर दो क्लॉजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है क्लॉज 1 और दूसरा है क्लॉज 4। क्लॉज 1 के अंदर क्या चीज़ है? क्लॉज 1 के ही अंदर वो ABCDEFG जो है ABCD और जहाँ तक वो 6 के 6 दे रखे हैं, जिनको अभी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसके अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, और जो बाकी रेजिडेंस वगैरह वो सारी चीज़ होगी उनको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 के अंदर क्या चीज़ है? 4 के अंदर जो क्लॉज 1 है उसके रेस्ट्रिक्शंस है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो एक बार इन सबको डिस्कस करते हैं, फिर इन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को भी देखेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले कौन कौन सा है? सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन पहला है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जब एक बार अपन ने बोल दिया तो दूसरी चीज़ अपन क्या करेंगे? असेंबल करेंगे। तो फ्रीडम ऑफ असेंबली और यूनियन और कोऑपरेटिव एसोसिएशन, समझ में आया? ठीक है, तो कोऑपरेटिव एसोसिएशन ये दूसरा हो गया। तो ये क्या हो गया? ए हो गया। ये क्या हो गया? बी हो गया, है ना। 19(1)A, 19(1)B, अब 19(1)C पढ़ते हैं। 19(1)C के अंदर क्या चीज़ है? एक बार असेंबल कर लिया तो अपन क्या करेंगे? एसोसिएशन बनाएंगे, फॉर्मल एसोसिएशन बनाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे गलत बता दिया मैंने, ये यहाँ पर नहीं है, सॉरी, है ना, ये यहाँ पर है। एसोसिएशन के साथ में अपन एसोसिएशन के अलावा ट्रेड यूनियंस वगैरह दूसरी जो भी यूनियन है वो भी बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह कोऑपरेटिव कुछ एसोसिएशन भी बना सकते हैं, ठीक है। असेंबली के अंदर ये चीज़ है कि भाई ये असेंबली जो होगी ये वायलेंस वगैरह से फ्री होगी और पीसफुल असेंबली होगी, ठीक है। तो चीज़ हो सकती है पीसफुल, है ना। फिर उसके बाद क्या चीज़ है? फिर उसके बाद क्या चीज़ है? देखो, सी हो गया। सी के बाद में डी। अब डी के अंदर क्या चीज़ है? अगर एक बार अपन ने एसोसिएशन बना ली, फिर अपन क्या करेंगे? मूव फ्रीली, है ना। तो फ्रीडम ऑफ राइट टू मूव फ्रीली अक्रॉस टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया की टेरिटरी के ऊपर आप कहीं पर भी जा सकते हैं, ठीक है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं, ठीक है, उनको बाद में डिस्कस करेंगे। डी के बाद क्या चीज़ आती है? डी के बाद आता है ई। ई के अंदर क्या चीज़ है? मूव। अगर एक बार घूम लिए तो फिर अपन क्या करेंगे? राइट टू रिसाइड एंड सेटल, है ना। तो रिसाइड एंड सेटल। अच्छा, फिर रिसाइड और सेटल करने के बाद क्या करेंगे? फिर रिसाइड और सेटल करने के बाद में लास्ट जो चीज़ आती है एफ, वो होता है राइट टू प्रैक्टिस एनी वोकेशन, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और वोकेशन, ठीक है, वोकेशन और ऑक्यूपेशन, ठीक है। इसको अपन डिस्कस कर चुके हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। सबसे पहले स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूव फ्रीली, रिसाइड एंड सेटल, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, वोकेशन और ऑक्यूपेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपनी हो चुकी हैं। अब इन सारी चीज़ों के ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आते हैं। वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस किसके अंदर आते हैं? आर्टिकल 19 क्लॉज 4 के अंदर आते हैं। इन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के अंदर क्या क्या होता है? सबसे पहले तो सिक्योरिटी, सबसे पहले सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है? रिलेशंस विद फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़, ठीक है। तो जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ है उनके साथ रिलेशंस वगैरह का अगर कुछ इशू है, ठीक है। उसके अलावा डिफेमेशन, है ना। उसके अलावा क्या चीज़ है? उसके अलावा मोरालिटी, डिसेंसी एंड पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। मोरालिटी, डिसेंसी एंड पब्लिक ऑर्डर, ये सारी चीज़ें आ जाती है। डिफेमेशन वगैरह आ जाता है, ठीक है। फ्रेंडली रिलेशन वगैरह आ गए, सिक्योरिटी आ गया, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, है ना। फिर और कौन सी चीज़ बची? एक और चीज़ बच गई, बताओ कौन सी? अभी बताई थी, ठीक है। सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। अब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कवर हो गए। अब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अगर कवर हो गए तो अपन ने इस चीज़ को भी पढ़ा था, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी डिटेल में पढ़ा था। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक बार वापस देखते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या है भाई? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर वापस जो है टोटल 10 चीज़ें हैं, अलग अलग 10 चीज़ें, ए से लेकर के जे तक, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले। अब इसके अंदर नंबरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबरिंग ये ABCD इनकी बाहर वालों के इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर नंबरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो एक तो राइट टू टेलीकास्ट, है ना। हर एक के पास क्या है? राइट टू टेलीकास्ट है। उसके अलावा क्या चीज़ है भाई? राइट टू टेलीकास्ट के अलावा और अपने पास क्या है? राइट टू टेलीकास्ट के अलावा फ्रीडम ऑफ साइलेंस है, फ्रीडम ऑफ साइलेंस। फ्रीडम ऑफ साइलेंस के अलावा क्या है? प्री सेंसरशिप जो होती है,
है ना। प्री सेंसरशिप जो होती है वो नहीं कर सकती गवर्नमेंट, है ना। यहाँ पर जो है राइट टू टेलीकास्ट के अंदर गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं है, ठीक है, टेलीकास्टिंग वगैरह के ऊपर। उसके अलावा क्या चीज़ है, राइट टू प्रोपागेट वंस एंड अदर्स व्यूज़, ठीक है, तो खुद के और दूसरों के व्यूज़ को प्रोपागेट करना। उसके अलावा फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, तो इन दोनों को अपन डिस्कस करेंगे। ये ए पे आता है, ये ए है और ये बी है ना, बट इतना ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, यहाँ पे समझो ए और बी। यहाँ पे देखो ये दोनों को डिस्कस करेंगे। बीबीसी का जो पूरा सीन है उनके अंदर ये दोनों प्ले करते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस समझ में आया। उसके अलावा क्या चीज़ हो गई बताओ, राइट टू टेलीकास्ट हो गया, फ्रीडम ऑफ साइलेंस हो गया, प्री सेंसरशिप हो गया, है ना, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया, ये हो गया। उसके अलावा कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के अलावा क्या बचा बताओ। तो यहाँ पर देखो 10 और 5 और बचते हैं ना, 2 3 4 5 6 4 और बचते हैं, ठीक है। 4 कौन कौन से हैं, अभी यार ऐसे तो खूब सारे हैं, उनको कहाँ पे लिंक करेंगे अपन, ठीक है। तो 4 खूब सारे हैं, मुझे एग्जैक्टली अभी इतने सारे याद भी नहीं है, ठीक है, बट उसको अभी देखते हैं अपन। और वैसे अपन डिस्कस कर चुके हैं और अभी आगे आएगा तो देख लेंगे एक बार। यहाँ पे समझो ये सब चीज़ें अपन ने देख ली है। आई होप इसके अंदर आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। अब जो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है ये अलग चीज़ है। ये कहाँ है, ये यहाँ है लास्ट में देखो, प्रैक्टिस टू प्रोफेस, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ठीक है, वोकेशन और ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो इसको एक बार देखते थे इसके अंदर क्या चीज़ है। अब जैसे ये भी जो है प्रेस वगैरह, तो ये भी अपने आप में एक प्रोफेशन ही है ना, लेकिन इसके ऊपर भी जो है काफ़ी ज़्यादा, अब जैसे अगर ये आईटी वगैरह का हो तो ये जो है जो फोर्थ पिलर की तरह माना जाता है किसको, मीडिया को। तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इशू होगा, काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंसेस होंगे, इसे मेंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। प्री के अंदर देखो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन के अंदर, प्रोफेशन के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो अपन जो है किसी भी अपने पास राइट है किसी भी प्रोफेशन को, एनी प्रोफेशन, ठीक है, एनी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैरी आउट कर सकते हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन को, ट्रेड या फिर बिजनेस को। इतना समझ में आया। यहाँ पर ये चीज़ है कि जो पर्सन है, ठीक है, उसके पास 2 चीज़ें हैं। देखो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है 2 चीज़ों की प्राइमरली बात करता है। पहली बात तो ये कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एक तो रेगुलेट कर सकती है इस हिसाब से कि जो भी कोई भी प्रोफेशन वगैरह है उसके लिए कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशंस वगैरह आपको चाहिए होंगी, समझ में आया, उसको प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे डॉक्टर है तो आपको डॉक्टर बनने के लिए पहले एमबीबीएस वगैरह की डिग्री वगैरह चाहिए होगी। उसके अलावा अगर आपको मेडिकल शॉप खोलनी है तो उसके लिए आपको जो है फार्मा की डिग्री वगैरह चाहिए होगी, है ना। तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा क्या चीज़ है, कैरी ऑन बाय, हाँ इसके ऊपर भी ध्यान देना। गवर्नमेंट के पास ये पूरी तरीके से अधिकार है कि वो अपनी मोनोपोली बना सकती है। क्या बना सकती है, मोनोपोली बना सकती है। कहाँ पर, किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर ये उनके पास पूरी तरीके से हक है। ट्रेड या बिजनेस वगैरह के अंदर वो कंप्लीट मोनोपोली भी बना सकते हैं और पार्शियल मोनोपोली भी बना सकते हैं। अब कंप्लीट का क्या मतलब होता है, कंप्लीट का मतलब उनके अलावा उसके अंदर और कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल तरीके से, किसी भी तरीके से फुल, ठीक है, 0 to 100 कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। पार्शियल के अंदर ये चीज़ होती है कि नहीं, दूसरे को कुछ एरियाज़ के अंदर अपन इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो बाकी के जो सिटीजन हैं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ नहीं, उन्हें इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कंप्लीट के अंदर आ जाता है एटॉमिक एनर्जी, है ना। तो एटॉमिक एनर्जी के अंदर सिवाय गवर्नमेंट के और कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। उसके अलावा जो है पार्शियल के अंदर कौन आ जाता है, पार्शियल के अंदर जैसे कि रेलवे। अब रेलवे के अंदर अगर आप देखोगे तो रेलवे के अंदर क्या है, रेलवे के अंदर स्टॉल्स वगैरह भी लगती है, अलग अलग प्राइवेट इंडिविजुअल्स की, काफ़ी सारे टेंडर वगैरह भी रिलीज होते हैं, काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें होती है ना, जिसके अंदर गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व होती है प्लस जो प्राइवेट लोग हैं वो भी होते हैं। उसके अलावा क्या चीज़ है, राइट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑक्यूपेशन। यहाँ पे समझो इसके अंदर ये मतलब इस राइट का ये मतलब नहीं है। यहाँ पर लिख रखा है कि भाई एनी प्रोफेशन वगैरह को आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस को कर सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई ऑक्यूपेशन इमोरल है, जैसे कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग या फिर विमेन की ट्रैफिकिंग वगैरह, तो उसे भी आप कर सकते हो, उसे नहीं कर सकते। या फिर अगर कोई प्रोफेशन डेंजरस है, जैसे कि ओपीएम की खेती, है ना, उसके अलावा और कौन सी चीज़ें, कोई और ड्रग्स वगैरह, एक्सप्लोजिव वगैरह की खेती, तो उनको जो क्या कर सकता है, उनको गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट कर सकता है लाइसेंसिंग के द्वारा। किसके द्वारा, लाइसेंसिंग के द्वारा, समझ में आप। फिर फ्रीडम ऑफ असेंबली देख लेते हैं। इस फ्रीडम ऑफ असेंबली के अलावा यहाँ पर और ज़्यादा कुछ और नहीं देखेंगे। यहाँ पे समझो फ्रीडम ऑफ असेंबली अक्सर न्यूज़ में रहता है, इसमें पूरा आपके पास अधिकार है, एक तो असेंबल होने का, दूसरा प्रोसेशंस भी कैरी करने का, ठीक है, प्रोसेशंस भी आप कैरी कर सकते हो।
पब्लिक लैंड के ऊपर, बट ओनली ऑन पब्लिक लैंड। ऐसा नहीं किसी के प्राइवेट ज़मीन के ऊपर आप घुस जाओगे और बोलोगे कि नहीं मेरे को तो यहीं पे निकालना है। समझ में? हो सकता है किसी के पास बहुत बड़ा फार्म हाउस हो और आप बोलोगे नहीं मुझे तो ये फार्म हाउस बहुत पसंद है, मैं यहीं पे अपना प्रोफेशन निकालूंगा, यहीं पे फैलाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी। समझ में? पब्लिक लैंड के ऊपर आप ऐसा कर सकते हो। सेकेंड चीज़ है कि यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो प्ले करते हैं। प्राइमरीली कौन कौन से? पहला तो सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, मैंने आपको बताया 1904 के अंदर है ना, मल्टीपल आते हैं, उसमें से एक सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। उसके अलावा पब्लिक ऑर्डर इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक, है ना, तो ये वाली चीज़ भी यहाँ पर आ जाती है। अब सेक्शन 144 की अगर बात करें तो सेक्शन 144 किसका? सीआरपीसी का। ये पावर देता है किसको? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कि वो किसी असेंबली को रिस्ट्रेन कर सकता है अगर उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ भी रिस्क है, ऑब्स्ट्रक्शन का, अनॉयंस का, डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ वगैरह का। समझना? हेल्थ, सेफ्टी, डिस्टर्बेंस, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी वगैरह का। ठीक है, तो उसे भी वो जो है रोक सकता है। आई होप इतना आपको समझ में आया। ठीक है, अभी अपन ने ये पढ़ा। इसके अंदर अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसे कवर कर लूँगा। ठीक है, अब देखते हैं ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट की कुछ एक न्यूज़ है। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट की न्यूज़ को भी अब एक बार अपन कुछ कुछ चीज़ों को देख लेंगे, इनको अलग अलग से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर नहीं देखेंगे लेकिन अलग अलग से एक बार मैं आपको हेडलाइन बताता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान और आईएमएफ वाला, ये मैंने आपको बताया, इसे अपन डिस्कस करने वाले। रशिया रूबल, इसे डिस्कस नहीं करेंगे। उसके अलावा फिनटेक, फ़ोन पे, इसे भी डिस्कस नहीं करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, कार्बन साइकिल वगैरह समझेंगे। ये वहाँ पर मैंने बताना शायद भूल गया। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन साइकिल वगैरह समझेंगे। एयर इंडिया के बारे में कुछ कुछ चीज़ें देखेंगे। समझ में आप? ठीक है, चलो चलो सबसे पहले एयर इंडिया। एयर इंडिया की अगर बात करें तो कुछ नहीं, यहाँ पे इन्होंने एक डील करी है जिसके अंदर ये कुछ $100 बिलियन की डील है। ठीक है, $100 बिलियन की डील है। इस $100 बिलियन ये किसके पास जाएंगे? प्राइमरीली जो है वो 470 प्लेन्स के जो है उनके खरीद के लिए जाएंगे। और किन के पास जाएंगे? तो एयरबस, जो कि एक फ्रेंच जो है, फ्रेंच मतलब फ्रांस का यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्टेक है। उसके अलावा यूरोपियन कंपनी है। ठीक है, और दूसरी कौन सी? दूसरी बोइंग। बोइंग के बारे में आपने अक्सर सुना ही होगा। ठीक है, तो बोइंग के पास जाएंगे और टोटल कितने प्लेन्स के लिए? 470 प्लेन्स के लिए। और 470 के अलावा ये जो है 30 प्लेन्स को लीज पर भी लेने वाले हैं। ठीक है, ये इनका प्लान है अभी रिसेंट। और $100 बिलियन का टोटल है। यहाँ पर जो है जॉब्स वगैरह की ऐसे बात है, तो जॉब्स की ऐसे बात है कि जो यूएस है, ठीक है, यूएस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। बाकी भी यूरोपियन नेशन बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ कर रहे हैं। अब यूएस की अगर बात करें तो यूएस के अंदर वो बात कर रहे हैं कि 1 मिलियन तक जॉब्स बन सकती है 44 स्टेट्स के अंदर यूएस की। ठीक है, यूएस के 44 स्टेट्स के अंदर 1 मिलियन तक जॉब्स। 1 मिलियन जॉब्स का मतलब होता है 10 लाख जॉब्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। उसके अलावा क्या चीज़ है, यहाँ पे यूएस को तो हुआ ही हुआ है, फ्रांस को भी हुआ है फ़ायदा। फ्रांस के अलावा और किसको हुआ? फ्रांस के अलावा जो है यूके को भी फ़ायदा हुआ है। यूके को कैसे हुआ है? रोल्स रॉयस के बारे में आपने सुना होगा। तो रोल्स रॉयस जो है कार तो बनाता ही बनाता है, उसके साथ में जेट इंजन्स भी बनाता है। जेट इंजन्स के लार्जेस्ट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो रोल्स रॉयस ही है। समझ में? ये इंजन देखो, ये वाला पार्ट, इसे इंजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो जेट इंजन्स हैं इनका जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वो रोल्स रॉयस है। तो रोल्स रॉयस को भी काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर अपन ने पाकिस्तान और आईएमएफ को डिस्कस करने वाला है। तो आईएमएफ को एक बार देख लेते हैं कि भाई आईएमएफ का क्या है क्या नहीं है, उसको एक बार डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आईएमएफ की मेंबर नेशंस की बात करें तो टोटल 190 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? टोटल 190 मेंबर्स हैं। ये जो मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स कहाँ से? ये मेंबर नेशंस हैं। ठीक है, और इन 190 मेंबर नेशंस के अंदर जो है हर मेंबर नेशन कितने लोगों को भेजता है? 2 लोगों को भेजता है। एक तो गवर्नर को और दूसरा जो है ऑल्टरनेटिव गवर्नर को, है ना, डेप्यूटी गवर्नर नहीं, ऑल्टरनेटिव गवर्नर को। कहाँ पे? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में। कहाँ पे भेजता है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में। यही बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है इनके अंदर से ही बाद में इलेक्ट करते हैं कुछ डायरेक्टर्स को। वो डायरेक्टर्स कहाँ जाते हैं? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाते हैं। ये जो आईएमएफ है, इस आईएमएफ के अगर ओरिजिन की बात करें तो आईएमएफ का ओरिजिन कहाँ पे हुआ था? आईएमएफ का ओरिजिन ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुआ था, है ना। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुआ था। और ब्रेटन वुड्स के ट्विंस कहा जाते हैं ये दो चीज़ें, एक तो आईएमएफ और दूसरा आईबीआरडी या फिर वर्ल्ड बैंक। समझ में? आईबीआरडी या फिर वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और आईएमएफ का दूसरा नाम क्या है उसे भी अभी देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या चीज़ है? 190 मेंबर नेशंस वगैरह ये सब चीज़ें होगी। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड वगैरह ये सब मैंने आपको बता दिया। फाइनेंशियल में ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? सबसे पहले फॉस्टर करना है ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखना। उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना।
ठीक है, अगर किसी को भी वीडियो अनक्लियर वगैरह हो, ऐसा दिखे नहीं, कुछ भी इशू रेजोल्यूशन वगैरह में हो तो आप लोग बता सकते हैं ना। देखो, फैसिलिटेट करना इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह को, उसके अलावा हाई एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, ठीक है, इसके ऊपर ध्यान देना। हाई एम्प्लॉयमेंट, ये जो है प्री के अंदर ऐसे 3-4 ऑप्शंस डाल देंगे, 3-4 स्टेटमेंट्स डाल देंगे और बोलेंगे इसमें से चुनो। फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार आईएमएफ का और हाई एम्प्लॉयमेंट का लेना देना हो सकता है कि नहीं हो सकता है डायरेक्टली, समझ में। इनडायरेक्टली तो खैर हो ही सकता है, लेकिन डायरेक्टली हो सकता है कि नहीं, तो हाँ है। उसके अलावा रिड्यूस करना पॉवर्टी को। अब आपको ऐसा लग सकता है कि ये पाकिस्तान को तो बिल्कुल गरीब बनाने के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है ठीक है, ऐसा नहीं है। रिड्यूस करना पॉवर्टी को, ये भी इनका एक फंक्शन है, ठीक है, ये भी इनका एक ऑब्जेक्टिव है। मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉलिसी एडवाइस एंड फाइनेंशियल फाइनेंसिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, ये तो ठीक है। उसके अलावा प्रमोशन ऑफ एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, इसका भी ध्यान रखना, तो इसे भी याद रखना। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, पॉलिसी एडवाइस करना, फाइनेंसिंग करना, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर क्या है फिर यहाँ पे मैंने कुछ हिस्ट्री दे रखी है। 1944 के अंदर आईएमएफ और जो आईबीआरडी, ये दोनों के दोनों बने थे, ठीक है, कहाँ पर, यूएन कॉन्फ्रेंस इन ब्रेटन वुड्स में। उसके अलावा क्या चीज़ है, तो इसका पर्पज़ क्या था, इन्हें बनाने का ओरिजिनल पर्पज़ क्या था। पर्पज़ ये था कि जो ग्रेट डिप्रेशन टाइप की सिचुएशन थी वो कभी जो है वापस फ्यूचर में कभी ना आए, इसलिए आईएमएफ को बनाया गया। कंट्रीज वर नॉट एलिजिबल फॉर, अच्छा उसके अलावा एक बात है कि अगर आपको आईबीआरडी को ज्वाइन करना था, यानी वर्ल्ड बैंक को अगर आपको ज्वाइन करना था, तो आपको आईएमएफ का भी मेंबर होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक जो है कंडीशन रखी गई थी। उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा वापस यहाँ पे फंक्शंस दे रखे हैं, आप इनको जो है पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के बारे में, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बारे में मैंने आपको बेसिक कुछ बताया कि बोर्ड ऑफ गवर्नर में हर मेंबर स्टेट से एक तो गवर्नर होगा, एक ऑल्टरनेटिव गवर्नर होगा। उसके अलावा क्या चीज़ होगी, यही बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड को, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोल दिया मैंने, एग्जीक्यूटिव बोर्ड को जो है उसमें से इलेक्ट करेंगे, अपॉइंट करेंगे, समझ में आया। स्पेशल, अब ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर क्या क्या चीज़ों का इनके ऊपर होता है, तो एक तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स वगैरह का लोकेशन वगैरह करना, कोटा किसी को कितना देना कितना नहीं देना, ठीक है। उसके अलावा नए स्टेट्स को डालना, पुराने स्टेट्स को हटाना। और क्या चीज़ है जो है, अब ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, इस बोर्ड ऑफ गवर्नर को 2 कमिटीज़ जो है एडवाइस करती है। वो 2 कमिटीज़ कौन सी, पहली है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, दूसरी है डेवलपमेंट कमेटी। अब आपने अभी तक क्या समझा, देखो, बोर्ड ऑफ गवर्नर में से बोर्ड ऑफ गवर्नर में हर मेंबर स्टेट में से 2 लोग आएंगे, ठीक है, एक गवर्नर आएगा, एक अल्टरनेटिव गवर्नर आएगा। यही बोर्ड ऑफ गवर्नर अपने में से ही किन लोगों को बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव बोर्ड को बनाएंगे। ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड के डायरेक्टर्स को बनाएंगे ना, तो फिर उसके बाद उससे मिलकर एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनेगा। यही बोर्ड ऑफ गवर्नर का क्या काम है, एक तो ये डिसाइड करना कि भाई कौन सी कंपनी को लाना है, कौन सी को हटाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सॉरी कौन सी जो है मेंबर को लाना है हटाना है। उसके अलावा एसडीआर के अंदर कितना एलोकेशन वगैरह होगा, एसडीआर वगैरह को पूरा मेंटेन करना। स्पेशल ड्राइंग राइट्स या एसडीआर को अपन डिटेल में बाद में इकोनॉमी वगैरह के अंदर समझेंगे। और क्या चीज़ है, इसी बोर्ड ऑफ गवर्नर को 2 कमिटीज एड एंड एडवाइस करती है ना, ठीक है। वो 2 कमिटीज कौन सी, सबसे पहली तो कमेटी इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, और दूसरी है डेवलपमेंट कमेटी, समझना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, मिनिस्ट्रियल कमेटीज़ वगैरह हैं, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी डिटेल में आप थोड़ा और जो है पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो ये सबसे पहले मैंने यहाँ पे कार्बन साइकिल दे रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों पढ़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ रहे हैं क्योंकि एक वो छोटा सा टेक्स्ट इन कंटेक्स्ट के अंदर उसको थोड़ा सा कुछ आया था, लेकिन क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह और बाकी जो पॉल्यूटेंट्स वगैरह होते हैं अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन इनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है शुरू कहाँ से होता है। जैसे एनिमल रेस्पिरेशन से पकड़ो, तो जैसे एनिमल जो है रिस्पायर कर रहे हैं, ठीक है, अपन लोग रिस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वापस छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है वो इसमें से ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कम छोड़ते हैं, है ना, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कम लेते हैं, ठीक है, जब लेते टाइम। और छोड़ते टाइम क्या करते हैं, ऑक्सीजन कम छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा छोड़ते हैं, ठीक है, अपने जो भी, ठीक है, श्वसन तंत्र वगैरह से। तो जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो इससे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। उसके अलावा जो है और भी जो है दूसरे अलग अलग चीज़ें, जैसे अपनी जो है कोई डेथ वगैरह हो गई तो फिर उसके बाद में डिकम्पोजर्स वगैरह वो निकालेंगे। उसके अलावा फॉसिल फ्यूल को जो बर्निंग वगैरह होगी तो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से फैक्ट्रीज वगैरह निकालेंगे, व्हीकल्स वगैरह निकालेंगे। इन सारी चीज़ों से क्या हुआ, एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ गया।
फिर क्या होगा, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले लेगा, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर ट्रीज ले लेंगे, समझ में आया, जो कि जब रिस्पायर करेंगे तब वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन तो कम लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा लेंगे, समझ में आया, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस बनाने की प्रोसेस के अंदर, फोटोसिंथेसिस बनाने की प्रोसेस के अंदर क्या करेंगे, काफ़ी सारे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेंगे। उसके बाद क्या चीज़ होती है, उसके बाद में इसी तरीके से ये कार्बन डाइऑक्साइड जब ये वापस, ये जो रात को रिस्पायर करेंगे, दिन में तो सनलाइट की प्रेजेंस में तो फोटोसिंथेसिस हो गया, जब रात को रेस्पिरेशन करेंगे तो वापस कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, तो ये वापस जो है यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे करके कार्बन डाइऑक्साइड चलता रहता है, समझ में आया, इसे ही कार्बन साइकिल बोलते हैं। उसके अलावा क्या है, सोर्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। देखो सोर्सेस क्या क्या होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के, तो एक तो डीकम्पोजिशन, मैंने आपको बताया अभी अभी, उसके अलावा ओशन रिलीज, इसे याद रखना, उसके अलावा सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। अक्सर अपन ऐसे सोच नहीं पाएंगे कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग है कि नहीं है, अपन क्या सोचेंगे, हाँ डीकम्पोजिशन हो सकता है, फॉसिल फ्यूल हो सकता है, ठीक है, व्हीकल हो सकते हैं, उसके अलावा जो है कुछ और इंडस्ट्री वगैरह का कुछ और हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये भी याद रखना, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ओशन रिलीज हो गया, और अभी इसको रिसेंटली अपन जो है लिथियम के अंदर भी पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट आर्टिकल लिथियम के ऊपर है, लिथियम के अंदर भी पढ़ेंगे। डिफॉरेस्टेशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड का काफ़ी ज़्यादा एमिशन होता है। उसके अलावा कंबशन, ये तो देख लिया, कोल, नेचुरल गैस, ऑयल एमिशन वगैरह ये सब। यहाँ पर देखो 87% जो है ना, मेजॉरिटी 87% जो एमिशन होता है वो कोल, नेचुरल गैस, ऑयल कंबशन, इनकी वजह से ही होता है। बाकी जो रिमेनिंग है वो रिमेनिंग कहाँ से होता है, फॉरेस्ट क्लियरिंग वगैरह इन सब से होता है। सीमेंट के प्रोडक्शन से ही खाली 44% होता है, ठीक है, तो इसे याद रखना। अब यहाँ पे कुछ इंडियन साइंटिस्ट ने एक मिलके एक टेक्निक बनाई जिसको बोलते हैं फोटोकेमिकल टेक्नोलॉजी या फिर फोटो कैटालिस्ट। अब इस चीज़ के अंदर क्या चीज़ होती है, इसके अंदर सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से कैप्चर किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे खूब सारा कार्बन डाइऑक्साइड को फैक्ट्री में कैप्चर कर लिया। फिर कैप्चर करने के बाद क्या किया जाएगा, फिर उसके बाद कुछ हाइड्रोजन को कैप्चर किया जाएगा, कहाँ से, सनलाइट वगैरह से, है ना, तो यहाँ से कुछ हाइड्रोजन को भी कैप्चर कर लिया। उसके बाद क्या चीज़ होगी, उसके बाद इसे इस फैक्ट्री वगैरह के अंदर ले जाया जाएगा जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मेथनेशन प्रोसेस होगा, क्या होगा, मेथनेशन प्रोसेस होगा, है ना, और फिर इससे क्या चीज़ बनेगी, फिर इससे मीथेन बनेगा, क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। ऐसा ही एक मेथनेशन प्रोसेस अपन ने बायोगैस के केस में भी देखा था। उस बायोगैस के अंदर अपन ने क्या देखा था कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसे एक चेंबर के अंदर डाल दिया जाता है जहाँ पे एन एरोबिक कंडीशंस क्रिएट की जाती है और कुछ एन एरोबिक माइक्रोब्स को डाल दिया जाता है, जिसके बाद वो जो है अपना जो भी डिकम्पोजिशन वगैरह करते हैं और उससे क्या निकलता है, खूब सारी मीथेन गैस निकलती है, समझ में, मीथेन गैस निकलती है और मीथेन गैस जो है ये अपने काम में आ जाती है। फिर क्या फोटोकेमिकल टेक्निक वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई। सोलर लाइट हो गया, यूज रिन्यूएबल वगैरह ये सब चीज़ें हो गई। अब देखो ईयू को एक बार देख लेते हैं, यूरोपियन यूनियन। इस यूरोपियन यूनियन के अंदर क्या क्या है, ये लार्जली जो है यूरोप का मैप है। इस यूरोप के मैप के अंदर सबसे पहले ब्रेग्जिट वगैरह हो गया था, इसके ऊपर मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है, शायद प्री में आया हो तो मुझे याद नहीं, बाकी मेंस में क्वेश्चन आ चुका था, यूके यहाँ से बाहर हो गया। उसके अलावा देखो कौन कौन सी कंट्री, स्कैंडिनेविया के अंदर नॉर्वे नहीं है, याद रखना है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में नॉर्वे नहीं है, ठीक है, स्वीडन है, फिनलैंड है। नेटो की अगर बात करें तो नेटो के अंदर भी ये तीनों स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ नहीं है, स्वीडन ने और फिनलैंड ने अप्लाई करा है अभी अभी कुछ टाइम पहले, समझ में, रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी उसके बाद में इन दोनों ने अप्लाई करा है। उसके अलावा ये बाल्टिक कंट्रीज़ तीनों हैं, बाल्टिक कंट्रीज़ के अलावा रशिया नहीं है, समझ में, याद रखना है। उसके अलावा बेलारूस, यूक्रेन नहीं है, यूक्रेन ने कोशिश करी थी जिसके बाद में रशिया यूक्रेन वॉर, सॉरी यूक्रेन ने तो उसके लिए कोशिश करी थी, कोई बात नहीं, यूक्रेन वैसे भी कोशिश करता है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के लिए। फिर क्या चीज़ है, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, यहाँ पे पोर्चुगल वगैरह हो गया, है ना, ये सारी चीज़ होगी। इनको देखो, इसके ऊपर अक्सर जो है यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, तो ये ऊपर वाली तो चीज़ें ठीक है, नीचे की ये पूरा जो एरिया है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। इन्हें एक बार ढंग से समझ लेते हैं, मैप भी देख लेते हैं। सबसे पहले रोमानिया इसका एक पार्ट है, अगर आपने अभी सुना हो तो, ब्लैक सी के अंदर जो यूक्रेन वगैरह वॉर हो रही है, यहाँ पे ये क्रीमिया है ना, तो यहाँ पे रोमानिया के कुछ कुछ रोल आया था, है ना, तो यहाँ पे रोमानिया इसका पार्ट है। मोल्दोवा इसका पार्ट नहीं है, याद रखना, मोल्दोवा इसका पार्ट नहीं है। सर्बिया भी इसका पार्ट नहीं है। ये क्या है, मॉन्टेनीग्रो भी इसका पार्ट नहीं है। कोसोवो इसका पार्ट नहीं है। उसके अलावा ये भगवान जाने कौन सा देश है, ठीक है, जो भी है। उसके अलावा क्या चीज़ है, बॉस्निया इसका पार्ट नहीं है और अल्बानिया भी इसका पार्ट नहीं है। यहाँ पर जो ये जो यूगोस्लावियन कंट्रीज़ है, अर्स्टवाइल यूगोस्लाविया बोलते हैं इसे, तो ये जो यूगोस्लावियन कंट्रीज़ है, इन स्लाविक कंट्रीज़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रोएशिया इसका पार्ट है, याद रखना,
कौन सा पार्ट है ईयू का? कौन सा नेशन पार्ट है यूगोस्लाविया के अंदर? क्रोएशिया। कौन है? क्रोएशिया, ठीक है, याद रखना। फिर उसके अलावा क्या चीज़, अच्छा सॉरी, क्रोएशिया और ये स्लोवेनिया भी है यहाँ पर, ये देखो स्लोवेनिया भी है। क्रोएशिया और स्लोवेनिया ये दोनों इसके पार्ट हैं। उसके अलावा क्या है, रोमेनिया इसका पार्ट है, बुल्गारिया इसका पार्ट है। बुल्गारिया के सुन के आपको डाउट हो सकता है कि ये भी रशिया का काफ़ी ज़्यादा क्लोज एलाई है, तो ऐसा नहीं, नहीं, ये भी बुल्गारिया भी इसका पार्ट है। टर्की इसका पार्ट नहीं है, ग्रीस तो ही है, वो तो ठीक है। सिप्रस भी इसका पार्ट है, यहाँ पे देखो सिप्रस भी इसका पार्ट, क्योंकि सिप्रस के ऊपर क्या है, ग्रीस और इनका थोड़ा कुछ खेल भी है, तो सिप्रस भी इसका पार्ट है। सिप्रस का भी याद रखना, समझ में आया? ठीक है, बस यही है प्राइमरी एरियाज। मैप को अगर एक बार ढंग से समझो तो यहाँ पे देखो, ऑस्ट्रेलिया के नीचे स्लोवेनिया आता है, पास में यहाँ पे जो है इटली आता है, इधर को क्रोएशिया आता है, यहाँ पे सर्बिया है, उसके अलावा रोमानिया, बुल्गारिया, ये सारी चीज़ें, इस पूरे रीजन को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझ में आया? ठीक है, चलो अब ये जो है लिथियम रिजर्व्स के ऊपर पूरा टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट आया था, ठीक है। इस टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन सबको एक बार देखते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले लिथियम आयन बैटरीज, तो 5.9 मिलियन टन, ठीक है, ये आपने सुना होगा, 5.9 मिलियन टन जो है लिथियम के रिजर्व्स पाए गए हैं। अब वो एग्जैक्टली कितनी कैसी मतलब जो है कंडीशन में है और कैसे उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, क्या सिनेरियो है, उनको उसके ऊपर तो अभी बात करना बाकी है। लेकिन ये जो लिथियम के जो रिजर्व्स पाए गए हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजर्व्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के रिजर्व्स हैं लिथियम के रिजर्व्स की। अगर अपनी बात अगर कुछ बेसिक्स देखें, ठीक है, इसे पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले अगर कुछ बेसिक देखें तो लिथियम जो है रेयर अर्थ मिनरल्स के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा काम करता है। और रेयर अर्थ मिनरल्स यहीं पे अपन समझेंगे कि रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह का क्या रोल होता है, ठीक है। लिथियम के अंदर जो है जितनी भी ईवी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वगैरह होते हैं, जो कोई भी आपके फ़ोन हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हो जाते हैं, जो टीवी वगैरह होती है, और आज की तारीख में जितनी भी चीज़ें जिनके अंदर बैटरी होती है, ठीक है, कैमरा वगैरह जो भी चीज़ होती है, तो उसके अंदर अक्सर आपने सुना होगा ली आयोन। ये क्या चीज़ होती है? लिथियम आयन बैटरीज। अब ये लिथियम आयन बैटरीज के अंदर दो चीज़ें हैं। सबसे पहला तो जो लिथियम वाला लिथियम है, और दूसरा बैटरीज है, समझ में आया? तो एक तो एलिमेंट है, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरी बैटरीज है। अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम कहाँ से आता है? लिथियम प्राइमरीली इंडिया जो है वो अर्जेंटीना प्लस ऑस्ट्रेलिया इन दोनों से मंगाता है। उसके अलावा लिथियम कहाँ पे? उसके अलावा लिथियम जो है चाइना के अंदर भी काफ़ी सारा है। लेकिन अब जो है, अब इतना सारा जो अपने पास लिथियम निकला है, तो या तो ये हो सकता है कि या तो अपन चाइना के जस्ट बाद में आए, और या फिर चाइना से पहले भी आ सकते हैं लिथियम रिजर्व के अंदर। जो वर्ल्ड के 50% लिथियम रिजर्व है, चाइना के अलावा और क्या चीज़ें, देखो यहाँ पे समझो, जो वर्ल्ड के 50%, अराउंड 50%, ठीक है, नियरली जो 50% रिजर्व है, वो नियरली 50% रिजर्व किसके पास है? तो वो लिथियम ट्राइंगल के अंदर ही है। लिथियम ट्राइंगल अक्सर न्यूज़ में रहता है, समझ में? लिथियम ट्राइंगल के अंदर ही है। अब ये लिथियम ट्राइंगल के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है? चिली प्लस बोलीविया प्लस अर्जेंटीना, समझ में आया? ये सारी आती है। यहाँ पर अराउंड 50% रिजर्व्स हैं। उसके अलावा अपन जो है अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं। अर्जेंटीना के ऊपर आपने काफ़ी कुछ सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया से भी अपन काफ़ी सारा लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर और इंडिया के अंदर जो लिथियम पाया गया है, अब इसमें क्या इशू है, इसको एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंडिया के अंदर एक बार पहले समझते हैं लिथियम का इशू क्या आता है। लिथियम को जो एक्सट्रैक्ट करने का बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लमैटिक काम होता है, क्योंकि जब लिथियम की माइनिंग होती है तो एक तो ओपन पिट माइनिंग करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? ओपन पिट माइनिंग करनी पड़ती है। फिर उसके बाद में फॉसिल फ्यूल का यूज़ करके इसकी रोस्टिंग करनी पड़ती है ना, क्योंकि ओर निकल रहे हैं डायरेक्ट। अगर आपको वो एलिमेंट तो निकल नहीं रहा है, तो ओर के अंदर से एलिमेंट को छांटना पड़ेगा। तो ओर के अंदर से एलिमेंट को छांटने के लिए फॉसिल फ्यूल को यूज़ करके रोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो ओपन पिट माइनिंग है, इसके अंदर एक्सटेंसिव वाटर का यूज़ आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेट्रिक टन के अंदर वाटर लगती है। और जो रोस्टिंग वगैरह होती है उसके अंदर जो फॉसिल फ्यूल्स का बहुत ज़्यादा, जिससे क्या होगा, सल्फर और जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, इनके एमिशंस बहुत ज़्यादा होंगे। अब ओवरऑल अगर इन दोनों से जो है दो ही चीज़ों की बात करें, तो वाटर की बात करें तो एक्सेसिव वाटर यूजेज आता है। एक्सेसिव वाटर यूजेज, समझ में आया? बहुत ज़्यादा वाटर का वेस्टेज वगैरह भी होता है, क्योंकि माइनिंग के अंदर तो आप समझते ही हो। उसके अलावा सेकंड चीज़ ये है कि ये जो इसकी रोस्टिंग वगैरह होती है, तो इसकी रोस्टिंग से अराउंड, इसकी रोस्टिंग भी और माइनिंग के अंदर भी इन्वॉल्व करके अराउंड जो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर अपन बात करें तो एक टन एक टन अगर अपन लिथियम निकलता है, तो उस एक टन लिथियम के बदले करीबन 15 मिलियन टन
ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑल राइट। क्या बता रहा था मैं आपको, अगर 1 टन लिथियम निकालना है तो उस 1 टन लिथियम के बदले कितना सारा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, तो 15 टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। ठीक है, तो 1 टन के बदले 15 टन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जो है मेजर ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, तो इसको एक बार ध्यान में रखना है। उसके अलावा यहाँ पे क्या चीज़ है, लिथियम वगैरह, बैटरी की अगर बात करें, अब बैटरी समझते हैं, ये लिथियम वाला एस्पेक्ट अपन ने समझ लिया। बैटरी की अगर अपन बात करें तो ये ली आयोन वाली बैटरी है, बैटरी के एस्पेक्ट के अंदर मेजॉरिटी जो है कहाँ से आती है, चाइना से आती है। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड चाइना से ही आती है, इसीलिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम करने के लिए वर्ल्ड जो है वैसे ही इसको ढूंढ रहा था। अभी जो है यूएस इंडिया के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। अब देखो इसके अलावा और क्या चीज़ यहाँ पर रह गई, वैसे तो अपन ने सब कुछ डिस्कस कर लिया, और यहाँ पर क्या रह गया, लिथियम आयन बैटरीज वगैरह ये सब देख लिया, करंटली इंपोर्ट्स। ठीक है, तो लिथियम अपन ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना से मंगाते हैं। 70% जो बैटरीज होती है सेल रिक्वायरमेंट वो चाइना से आता है। जेएनके के अंदर अगर ये चीज़ आ जाएगी तो मैन्युफैक्चरिंग लोकल मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। उसके अलावा क्या चीज़ है, इंडिया जो है अगर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वो माना जाता है और यूजेबल वगैरह माना जाता है, उस हिसाब से माना जाता है, तो इंडिया जो है चाइना से भी आगे जा सकता है अपने स्टॉक पाइल के अंदर। उसके अलावा अपना ये प्लान देखो, इसको बताना भूलिए, इसको बहुत ज़्यादा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अपना 2030 तक का ये प्लान है, इंडियन गवर्नमेंट का 2030 तक का ये एम्बिशियस प्लान है कि 30% जो है ईवी पेनिट्रेशन करेंगे, किसमें, प्राइवेट कार्स के अंदर। प्राइवेट कार्स के अंदर 30%, 70% इन कमर्शियल व्हीकल्स, जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, बसेस ट्रक्स वगैरह हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एमिशन करते हैं। कमर्शियल व्हीकल सबसे ज़्यादा एमिशन करते हैं, तो जो 70% जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके अंदर जो है इनका पेनिट्रेशन करेंगे ईवी का, है ना। और 80% जो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स हैं वो सारे के सारे जो होंगे 2030 तक, 80% जितने भी बुलेट वुलेट नहीं बल्कि ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होंगी, इलेक्ट्रॉनिक ही बाइक होंगी, इलेक्ट्रॉनिक ही जो है बाकी सब होंगी। तो ये सब अगर आपको चाहिए, स्कूटीज़ वगैरह, ऑटोज़ वगैरह, अगर ये सब आपको चाहिए, ठीक है, 80% तक, तो उसके बदले इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहली बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा रेडी होना चाहिए। दूसरी बात है कि लिथियम भी तो होना चाहिए ना अपने पास। लिथियम भाई बैटरी बनाने के लिए क्या चीज़ जरूरी है, लिथियम जरूरी है, लिथियम और लिथियम आयन की बैटरी, ये दोनों चीज़ें जरूरी है। अब वो उसके लिए आपके पास ये दोनों की सप्लाई होनी चाहिए, सप्लाई नहीं है तो कैसे काम चलेगा। और सबसे पहली बात डोमेस्टिक सप्लाई होनी चाहिए। जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स की अगर बात करें तो रेयर अर्थ मिनरल्स का भी एक बहुत बड़ा मार्केट जो है शेयर कौन कंट्रोल करता है, चाइना कंट्रोल करता है। अब चाइना ने कुछ टाइम पहले क्या करा था, जापान को थोड़ा बहुत मजा चखाने के लिए जापान का जो ये एक्सपोर्ट था, ठीक है, रेयर अर्थ मिनरल का जो एक्सपोर्ट वगैरह था उसको कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से जापान को बहुत ज़्यादा जो है लॉस हुआ, है ना, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो ये चीज़ अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर क्या चीज़ है, व्हाट आर द जियो स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स, जियो स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स क्या है। उसके अलावा 77%, देखो जियो स्ट्रैटेजिक कंसर्न ये वैसे मैंने आपको बता दिया था और अभी उसको देख लेंगे। 77% जो है ग्लोबल लिथियम आयन बैटरी कौन बनाता है, ये चाइना ही बनाता है, 77%, याद रखना। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो रेयर अर्थ मिशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पुश दे रही है। लिथियम एक रेयर अर्थ मिनरल नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, लिथियम एक रेयर अर्थ मिनरल नहीं है, रेयर अर्थ अलग चीज़ होती है। फिर उसके अलावा टू एक्सप्लॉइट कंट्रीज, ये क्रिटिकल वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई। ओपन पिट माइनिंग, रोस्टिंग वगैरह ये सब मैंने आपको बता दिया। रिलीजेस 15 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एवरी टन ऑफ लिथियम, ठीक है। फिर क्या है, तो इससे जो है एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उसके अलावा जो वाटरवेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंटेमिनेट हो सकते हैं, डिप्लीट हो सकते हैं। ग्राउंड वाटर है उसको काफ़ी ज़्यादा कंटेमिनेशन वगैरह हो सकता है। बायोडाइवर्सिटी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। उसके अलावा क्या चीज़ है, एयर पॉल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो इससे याद रखना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेंस के अंदर आ जाए या फिर प्री में भी आ जाए तो इसको ध्यान में रखना। उसके अलावा क्या है, ऑस्ट्रेलिया विच हैज़ द लार्जेस्ट लिथियम स्टॉक पाइल वगैरह ये सब चीज़ें हो गई। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कहाँ पे मिलता है, तो पिलबारा एंड यिलगान में मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, हिमालय। अब देखो ऑस्ट्रेलिया और हिमालय, ये वाली मैंने बात आपको नहीं बताई। ऑस्ट्रेलिया और हिमालय के अंदर क्या इशू है, क्या मतलब जो डिफरेंस है, यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो लिथियम के स्टॉक पाइल्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है पुराने ओल्ड स्टेबल माउंटेन्स के अंदर है, स्टेबल रॉक्स के अंदर है, ओल्ड एंड स्टेबल, ठीक है। वहीं इंडिया जो है, इंडिया के अंदर ये चीज़ कहाँ पाई गई है, इंडिया के अंदर ये चीज़ हिमालयाज़ के अंदर पाई गई है। और हिमालय जो है वर्ल्ड के यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं, अभी भी बन ही रही है, कंप्लीट बनी नहीं है, ठीक है। तो वर्ल्ड की यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस है। तो यहाँ पे जैसे बता रखा है कि जो वहाँ पे हुआ,
ठीक है, जोशीमठ में हुआ, ठीक है, वो चीज़ कहीं और भी हो सकती है ना, यहाँ पर भी हो सकती है, जम्मू कश्मीर वगैरह के अंदर भी हो सकती है, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा बात है, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल रीजन है ना। फिर क्या चीज़ है, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम साउथ, ये कुछ नहीं, साउथ अमेरिका वगैरह का, बस यही चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पे 50%, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा लॉस वगैरह और उसके कुछ कुछ लॉस दे रखे, तो वो मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है। फिर यहाँ पे इस एक्ट को भी आप ध्यान रख सकते हैं, इसके ऊपर जो है अगर प्री में आ जाए तो वैसे चांसेस कम है। 2015 के अंदर लोकसभा ने अमेंड करा था माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, जिसके अंदर उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाया था। ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन क्या करता है, ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है ये अगर कुछ भी जो है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी को भी कोई भी अफेक्ट वगैरह होता है, कुछ भी लॉस वगैरह होता है, कुछ भी जो चीज़ होती है, तो उन सारी चीज़ों को कवर करता है। किससे रिलेटेड, माइनिंग से रिलेटेड, समझ में आया, ठीक है, तो इसे याद रखना। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा यहाँ पे देखो, ये अब अपन रेयर अर्थ वगैरह के ऊपर उतर जाते हैं, यहाँ से पूरा रेयर अर्थ का आएगा, तो एक बार इस रेयर अर्थ को देखें। तो रेयर अर्थ कहाँ कहाँ मिलता है, मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो इसको, एक तो कनाडा में, दूसरा यूएस में, ठीक है, यूएस के अंदर काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें हैं, तो अच्छी बात है भाई। दूसरा यूएस में, तीसरा ब्राज़ील में, चौथा साउथ अफ्रीका में, पांचवा रशिया में, है ना। उसके अलावा इंडिया में और चाइना में और जो है यहाँ पर वियतनाम में और ऑस्ट्रेलिया में और मलेशिया में, है ना। उसके अलावा क्या है, तहीती में, तहीती में भी काफ़ी अच्छा खासा है, तहीती में, हवाई तो उसके अंदर ही आ गया। तो ये सारे नेशंस हैं, है ना। टोटल जो है 12 नेशंस भी नहीं है, तो इनको आप याद कर सकते हैं, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा खास बात नहीं है। तो अब देखो इन सबको याद रखना है। कनाडा की अगर न्यूज़ की बात करें तो कनाडा ने जैसे चाइना को बोला था कि तुम बाहर निकल जाओ, कर जाओ। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे लिथियम ट्रायंगल है ना, इधर लिथियम ट्रायंगल है, ये है लिथियम ट्रायंगल, अर्जेंटीना, चिली और जो बोलीविया है, इनके अंदर लिथियम ट्रायंगल है। लेकिन यहाँ पर सॉरी हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, नहीं है, समझ में। रेयर अर्थ मिनरल्स कहाँ कहाँ पर है, कनाडा में है, यूएस में है, रशिया में है, ब्राज़ील में है, साउथ अफ्रीका में है, इंडिया में है, मलेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, वियतनाम में और चाइना में, समझ में, ठीक है, याद रखना है इनको। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, ये देखो, ये रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में कुछ एक चीज़ें दे रखी है, इस सबको याद नहीं करना है आपको, बस बेसिक बताने के लिए कि ये चीज़ कहाँ है, इसलिए इसको लगाया है। तो स्कैंडियम और यूट्रियम, पहले तो ये दो रेयर अर्थ मिनरल्स है। उसके अलावा जो लेंथनाइट सीरीज़ है, उस लेंथनाइट सीरीज़ के 15 के 15 जो है वो सारे के सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। ये सारे इनके नाम दे रखे हैं, ये सब नाम जो है अपन को याद करना वैसे अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया। उसके अलावा अगर बात करें तो रेयर अर्थ मिनरल्स, तो यहाँ पर देखो सब दे रखा है, टोटल कितने होते हैं, टोटल 17 होते हैं, स्कैंडियम, यट्रियम और 15 लैंथनाइट्स, है ना। उसके अलावा क्या चीज़ है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू माइन होते हैं। इन्हें रेयर अर्थ क्यों कहा जाता है, इसलिए रेयर अर्थ कहा जाता है क्योंकि ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू माइन होता है। ऐसा नहीं है कि इन्हें ढूंढना जो है मिलते बहुत कम है, इससे कम तो प्रेशियस मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम वगैरह हो गया, वो इससे कम मिलते हैं, है ना। लेकिन इन्हें यहाँ पर क्यों रख रखा है, क्योंकि इनका जो एक्सट्रैक्शन होता है, एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है, कंसनट्रेशन हाई इनफ इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड वगैरह, ये सब बात हो गई। लोएस्ट अबंडेंस वगैरह ये सब आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर देखो इनका काम कहाँ कहाँ पर होता है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, उसके अलावा डिफेंस के अंदर, उसके अलावा हेल्थ केयर के अंदर, उसके अलावा जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं उनके अंदर, है ना। बस ये सारी चीज़ों के अंदर, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के अंदर भी रेयर अर्थ का बहुत बड़ा यूज़ होता है। और क्या चीज़ है, इनको इतनी ज़्यादा इनकी इंपॉर्टेंस क्यों है, इसलिए है क्योंकि इनकी मैग्नेटिक, ल्यूमिनेसेंट और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। कैसी प्रॉपर्टीज़ होती है, मैग्नेटिक, ल्यूमिनेसेंट और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज, समझ में आया, याद रखना है इसे। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, रेयर अर्थ मिनरल रिजर्व्स। यहाँ पर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन कौन सी चीज़ मिलती है, इंडिया के अंदर एक तो एल्मेनाइट मिलता है, दूसरा सिलिमेनाइट मिलता है, ठीक है, और एक तो एल्मेनाइट मिलता है, दूसरा सिलिमेनाइट मिलता है, तीसरा जिरकॉन मिलता है, गार्नेट मिलता है और मोनाजाइट मिलता है। मोनाजाइट के ऊपर मल्टीपल बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। और एक और चीज़ मिलती है रूटाइल, क्या मिलता है, रूटाइल,
ठीक है। तो एल्मेनाइट, सिल्मेनाइट, जिरकॉन, गार्नेट, मोनाजाइट और रूटाइल, ठीक है, इनको याद रखना है। उसके अलावा क्या चीज़ है, बीच और सैंड मिनरल्स भी बोलते हैं इन्हें, क्या बोलते हैं, बीच एंड सैंड मिनरल्स भी बोलते हैं। फिफ्थ लार्जेस्ट रिजर्व जो है वो इंडिया के पास है, ठीक है, याद रखना है। रेयर अर्थ मिनरल्स का फिफ्थ लार्जेस्ट रिजर्व किसके पास है, इंडिया के पास है। अब लिथियम आ जाएगा तो लिथियम का भी अपने पास बहुत बड़ा रिजर्व हो जाएगा। उसके अलावा क्या चीज़ है, इनकी चूंकि जो है जैसे मोनाजाइट सैंड्स के अंदर ये मिलते हैं, तो वहाँ पर क्या रेडियो एक्टिविटी वगैरह भी होती है इन्हीं मोनाजाइट सैंड्स के अंदर। और क्या मिलता है, इन्हीं के अंदर थोरियम भी मिलता है, ठीक है, तो याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है बार बार। तो थोरियम भी मिलता है। तो ये जो थोरियम मिलता है, इस थोरियम की वजह से इनकी जो कंप्लीट मोनोपली है वो किसके पास है, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के पास है, ठीक है, इंडियन अर्थ रेयर अर्थ लिमिटेड के पास है। ये किसके अंदर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आती है, ठीक है, याद रखना। उसके अलावा क्या है याद रखना, बीच सैंड मिनरल्स, बीच सैंड मिनरल, मोनाजाइट सैंड जो है वहाँ पे बीच वगैरह उन एरियाज के अंदर में मिलती है। यहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो जिरकोनियम, उसके अलावा नियोडाइमियम, उसके अलावा जो है बस हाँ यही है, मोनाजाइट सैंड के अंदर बहुत ज़्यादा मिलते हैं जिरकोनियम और नियोडाइमियम, इसे याद रखना। फिर क्या चीज़ है, बस ख़त्म हो जाता। अभी अपन ने क्या क्या डिस्कस करा, एक बार वापस से उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस को देख लेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखो इतना सब तो पढ़ लिया यार। एनक्रोचमेंट वगैरह देखा था, यहाँ पे अपन ने एनक्रोचमेंट के अंदर देखा किसी की दूसरे की प्रॉपर्टी वगैरह के अंदर घुस जाना, वो एनक्रोचमेंट के अंदर होगा। बिल्डिंग फेंस वगैरह बना लेना, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वगैरह के अंदर घुस जाना। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि एक तो पब्लिक का लैंड है, टैक्स पेयर का मनी है। उसके अलावा स्कार्स, पहले से लैंड बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, अगर ऐसे ऐसे एनक्रोच करते रहेंगे, जैसे मान लो आदमी की इतनी खुद की ज़मीन है, उसके अलावा इतना इतना एरिया और उसने एनक्रोच कर लिया, तो भाई दूसरे कहाँ रहेंगे, समझ में आया। उसके अलावा क्या चीज़ है, फ्री स्पेसेस वगैरह नहीं हो पाती, सिविक कम्युनिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आता है। उसके अलावा वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो वे फॉरवर्ड के अंदर प्रिवेंशन करें, आगे ऐसे इंक्रोचमेंट वगैरह ना हो, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स को प्रमोट करें, पीनलाइज करें उन्हें जो कि वॉयलेट करते हैं। उसके अलावा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। रिहैबिलिटेशन, जो स्लम डवेलर्स हैं उनके रिहैबिलिटेशन के ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। बीबीसी के अंदर यहाँ पे अपन ने पूरा फीएस को देख लिया, ये सब अपन ने चीज़ें देख ली, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वगैरह अपने हो गए। यहाँ पर ए से लेकर के एफ तक जितने भी आर्टिकल 19(1) के अंदर आते हैं आर्टिकल्स, ठीक है, सब क्लॉजेस, उन सबको अपन देख चुके हैं। फिर फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन देखा। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन के अंदर अपन ने क्या चीज़ देखी, एक तो किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं लेकिन ये जो प्रोफेशन हो ये एक तो इमोरल ना हो, दूसरी बात ये क्या, डेंजरस ना हो, समझ में आया। अब यहाँ पे समझो ये जो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है इसके अंदर दो चीज़ें और भी दे रखी है। पहली चीज़ तो ये दे रखी है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपनी मोनोपोली बना सकती है किसी भी ट्रेड बिजनेस वगैरह के अंदर, कंप्लीट पार्शल भी, और कुछ जो है टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की भी मांग कर सकती है, ठीक है, कुछ लोगों से किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए। फ्रीडम ऑफ असेंबली के अंदर अपन ने देखा, फ्रीडम ऑफ असेंबली जो है आप किसी भी पब्लिक लैंड के ऊपर बना सकते हो, ले सकते हो, प्रोसेशंस वगैरह का भी आपके पास पूरा पूरा फ्रीडम है। यहाँ पे दो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस प्ले करते हैं, पहला है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दूसरा है पब्लिक ऑर्डर इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक। उसके अलावा क्या चीज़ है, जैसे ये पब्लिक ऑर्डर इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ट्रैफिक के अंदर अगर आपको याद हो तो जो शाहीन बाग के बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो इन शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के अंदर फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये शाहीन बाग और जंतर मंतर, जैसे जंतर मंतर के अंदर चले जाते हो तो ये जंतर मंतर और ये कोई प्रोटेस्ट करने की जगह नहीं है, आप दूसरी जगह ढूंढो, ऐसा ऐसा कुछ बोला था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सेक्शन 144 के अंदर अगर आप देखो तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड किसका है, सीआरपीसी का, सेक्शन 144 धारा 144, ठीक है, हिंदी में कभी आप ऐसे सुनते हो गए, ठीक है, धारा 144। तो इस धारा 144 के अंदर क्या चीज़ है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो किसी भी असेंबली को रेस्ट्रेन कर सकते हैं अगर उन्हें ऐसा लगता है कि जस्टिस, अनॉयंस, डेंजर वगैरह ह्यूमन लाइफ को हो सकता है, हेल्थ सेफ्टी वगैरह का कुछ इशू है, तो उस केस के अंदर। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के अंदर अपन ने आईएमएफ के बारे में पूरा देखा। आईएमएफ के अंदर अपन ने क्या क्या चीज़ देखी, देखो इसे यहीं बनाएंगे, कहीं और नहीं बनाएंगे, यहीं बनाएंगे। आईएमएफ के बारे में अपन ने पूरा देखा। आईएमएफ के अंदर अपन ने क्या क्या चीज़ देखी, पहले तो 190 मेंबर नेशंस है। दूसरी बात अपन ने देखी, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंदर बने थे ये दोनों ट्विंस, पहला एक तो आईबीआरडी और दूसरा आईएमएफ, है ना।
तीसरी बात अपन ने क्या देखी, तीसरी बात अपन ने ये देखी कि आईबीआरडी और इसी के अंदर ब्रेटन वुड्स के अंदर ये एक बात बोली गई थी, अगर आपको वर्ल्ड बैंक या फिर आईबीआरडी का मेंबर बनना है तो पहले आईएमएफ का बनना पड़ेगा। उसके अलावा ये जो 190 मेंबर नेशंस हैं ये अपने जो कुछ है गवर्नर्स को भेजते हैं। कितने गवर्नर को भेजते हैं, एक तो गवर्नर होता है नॉर्मल, दूसरा एडिशनल ऑल्टरनेटिव गवर्नर होता है ना। और ये दोनों कहाँ पर जाते हैं, ये दोनों जाते हैं फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर। ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्या काम करते हैं, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है जो एसडीआर वगैरह का ध्यान रखते हैं। उसके अलावा कौन से मेंबर नेशन को डालना है, किसको हटाना है, इसका ध्यान रखते हैं। उसके अलावा जो भी रूल्स वगैरह है, कुछ बेसिक रूल्स का ध्यान रखते हैं। और ये प्रोसेस करने के अंदर इन्हें कौन मदद करता है, कौन एड करता है, तो दो मिनिस्ट्रियल कमेटीज़ हेल्प करती है। वो मिनिस्ट्रियल कमेटीज़ कौन कौन सी होती है, पहली तो होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फिनेंशियल कमेटी और दूसरी होती है डेवलपमेंट कमेटी। समझ में आया? उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा यहाँ पे अपन समझाते हैं कि ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर से ही एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी बनता है। तो इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के डायरेक्टर्स वगैरह को यहाँ से बनाते हैं और ये डायरेक्टर्स वगैरह फिर आगे अपना जो भी काम करते हैं। उसके अलावा क्या चीज़ देखी आईएमएफ के अंदर, भाई लार्जली यही सब देखा है ना। रशियन वगैरह ये सब चीज़ें हो गई, फिनटेक वगैरह ये हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड अपन ने समझ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर याद रखना सीमेंट एक चीज़ है, उसके अलावा फॉसिल फ्यूल तो है ना। उसके अलावा जो है सीमेंट हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, डिफॉरेस्टेशन एक चीज़ हो जाती है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन के अलावा ओशियंस भी आते हैं। ओशियंस के अलावा क्या आता है बताओ, डिफॉरेस्टेशन हो गया, फॉरेस्ट फायर आता है और ये जो है एक बस ये यहाँ इतने ही आते हैं, ठीक है। फिर क्या चीज़ है, एयर इंडिया। एयर इंडिया के बारे में ये बेसिक कुछ नहीं, 100 बिलियन की न्यूज़ हुई है, कुछ खास नहीं है, समझ लो। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, यहाँ पे आईएमएफ वगैरह इसके ऑब्जेक्टिव्स ये सारे हैं। ऑब्जेक्टिव्स अपन ने डिस्कस नहीं करे। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर सबसे पहले फॉस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, हाई एम्प्लॉयमेंट, रिड्यूस पॉवर्टी, मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिसी एडवाइस एंड फाइनेंसिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। फिर प्रमोशन ऑफ एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ठीक है। इन सब चीज़ों का भी है। उसके बाद क्या चीज़ है, आईएमएफ डू वगैरह ये सब हो गया। 1944 के अंदर ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बना था, ये मैंने आपको बता दिया। आईबीआरडी वगैरह हो गया। ब्रेटन वुड्स का पर्पस क्या था, ताकि ग्रेट डिप्रेशन जैसी चीज़ वापस ना हो। उसके अलावा क्या चीज़ है, सेटअप, ये सब चीज़ें देख चुके हैं अपन। इसके अंदर ऐसा कुछ भी और नहीं है ना। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ये देख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ओशन रिलीज डीकम्पोजिशन रह गया था। ओशन रिलीज हो गया, डीकम्पोजिशन हो गया, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, है ना। 87% जितना भी निकलता है वो कोल, नेचुरल गैस और ऑयल के कंबशन से निकलता है ना। याद रखना, अगर कंप्लीट कंबशन होता है फॉसिल फ्यूल्स का, अगर कंप्लीट कंबशन होता है एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ाया तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अगर इनकम्प्लीट कार्बन कंबशन होता है तो क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा फोटो कैटलिस्ट को भी नहीं देखा। फोटो कैटलिस्ट के अंदर क्या चीज़ होती थी, कुछ इंडियन साइंटिस्ट ने मिलकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे कार्बन को कैप्चर करने के बाद में हाइड्रोजन को लेते हैं और कार्बन को लेते हैं और इन दोनों को मिक्स करके इसमें से मीथेन निकाल देते हैं, समझना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, बस ये सारी चीज़ें हो गई, ये सब हो गया, सोलर लाइट वगैरह। ईयू के बारे में अपन ने देखा। ईयू का यहाँ पे एक बार मैप समझ लेते हैं। ईयू के अंदर याद रखना कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो सबसे पहले जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है ना, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है, उन 3 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर नॉर्वे इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। सिर्फ स्वीडन है और फिनलैंड है। उसके अलावा क्या चीज़ है, यहाँ पर डेनमार्क हो गया, डेनमार्क हो गया, बेल्जियम वगैरह हो गया, ये सब इसका पार्ट ही है, ठीक है। जर्मनी है, पोलैंड है, ये सब तो इसका पार्ट ही है। फ्रांस है, स्पेन है, पोर्चुगल है, ये सब इसका पार्ट है। इटली भी यहाँ पर है ना, ऑस्ट्रिया हो गया, हंगरी हो गया, ये सब इसके पार्ट है। जो यहाँ पर यूगोस्लाविया नेशन है, इन यूगोस्लाविया नेशन के अंदर सिर्फ 2 ही इसका जो है पार्ट हैं। एक तो है स्लोवेनिया और दूसरा है क्रोएशिया, याद रखना है, स्लोवेनिया और क्रोएशिया। उसके अलावा ईस्टर्न कंट्रीज जो ईस्टर्न यूरोप है, इसके अंदर रोमेनिया इसका पार्ट है ना। रोमेनिया के अलावा बुल्गारिया इसका पार्ट है ना। बुल्गारिया के अलावा और कौन पार्ट है बताओ, रोमेनिया का, बुल्गारिया का। मोल्दोवा इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, मोल्दोवा इसका पार्ट नहीं है। यूक्रेन भी इसका पार्ट नहीं है। टर्की भी इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। और कौन नहीं है इसका पार्ट, ठीक है। रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, ग्रीस वगैरह तो बस अच्छा सब हो गए ना। फिर हंगरी हो गया, स्लोवाकिया हो गया, सब हो गए, ठीक है। तो इन सबको डिस्कस कर लिया अपन ने। चलो फिर क्या चीज़ है, लेवरेजिंग जेएनके लिथियम। इस लिथियम के बारे में अपन ने देख लिया। लिथियम आयन बैटरीज वगैरह के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देख ली, जैसे कि सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन सब, विंड टर्बाइन वगैरह के अंदर इसका बहुत ज़्यादा काम होता है। 70% जो बैटरीज है वो कहाँ पे बनती है, चाइना के अंदर बनती है। 77% आगे यहाँ कहीं पाएगा, 77% जो है टोटल
लिथियम आयन बैटरीज पूरे वर्ल्ड की किसके पास है? चाइना के पास है। उसके अलावा क्या चीज़ है? अपन 70% यहाँ से लेते हैं, चाइना से लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है? लिथियम अपन रिजर्व वगैरह जो ओर वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो अपन कहाँ से लेते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से लेते हैं। अपने पास अभी तक कुछ भी लिथियम नहीं था, ठीक है, इस मोमेंट से पहले, ठीक है। अब जो है अपन उससे पहले अपन ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से प्राइमरीली लेते थे। जो लिथियम ट्रायंगल की जो कंट्रीज है, चिली हो गया, बोलीविया हो गया और अर्जेंटीना हो गया, इनके पास वर्ल्ड का 50% लिथियम है, ठीक है, इसे याद रखना, अराउंड 50% लिथियम है। फिर उसके अलावा और क्या चीज़ है? इंडिया के पास अगर ये चीज़ आ जाएगी तो इंडिया को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जो इंडियन गवर्नमेंट का जो एम्बिशियस प्लान है 30% ईवी पेनिट्रेट करना, कहाँ पर? प्राइवेट कार्स के अंदर, 70% कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर, 80% 2 और 3 व्हीलर्स के अंदर। कब तक? 2030 तक, याद रखना, कब तक? 2030 तक। फिर क्या चीज़ है? 77%। ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली। ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे क्या इशू, उस सबको देख लिया अपन ने। रेयर अर्थ मिनरल अपने पास जो है वर्ल्ड का अराउंड 6% रेयर अर्थ मिनरल्स अपन होल्ड करते हैं। और जो है ओपन पिट माइनिंग, यहाँ पर इश्यूज भी देखे भाई, इसके साथ क्या इश्यूज है। सबसे पहला इशू तो एक तो ओपन पिट माइनिंग और जो रोस्टिंग का प्रोसेस होता है ओर को क्लीन करने का, ठीक है, उसमें से वो निकालने का, मिनरल निकालने का, उस प्रोसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी की जो है वेस्टेज होती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर, 15 गुना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। जितना लिथियम निकलता है उसका 15 गुना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को लॉस होगा, जो वाटरवेज वगैरह है, ग्राउंड वाटर है, इन्हें लॉस होगा। जो एनवायरनमेंट है उसका काफ़ी ज़्यादा डिप्लीशन होगा, ठीक है। और जो बायोडाइवर्सिटी है, एयर पॉल्यूशन है, इनका काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। पिलबारा, ईलग्रान वगैरह ये सब चीज़ें अपन ने देख ली, जोशीमठ वगैरह ये सब हो गया अपना। यहाँ पर इस वाले को याद रखना, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, जिसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। इस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का ये काम होगा कि जो भी डिस्ट्रिक्ट, हर उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया जाएगा जिसके अंदर भी माइनिंग वगैरह होती है, और अगर उससे कुछ भी इफेक्ट वगैरह आ रहा है, नहीं आ रहा, जो भी है, कुछ भी है, तो उसका पूरा पूरा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं? अब रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर एक बार फोकस करते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर रेयर रहते हैं? तो टोटल 11 कंट्रीज अपन ने देखी थी। सबसे पहली कौन सी देखी थी? कनाडा। दूसरी कौन सी देखी थी? यूएस। तीसरी ब्राज़ील। चौथी इंडिया। पांचवी ऐसी बिना नंबरिंग के बता रहा हूँ ना। पांचवी जो है साउथ अफ्रीका। उसके अलावा रशिया। उसके अलावा चाइना, है ना। चाइना के अलावा एक तहीती देख लिया, है ना। तहीती के अलावा वियतनाम। वियतनाम के अलावा मलेशिया। हाँ, कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए, है ना। एक और रह गया, कौन सा रहा बताओ? साउथ अफ्रीका हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और कौन सा रह गया? मलेशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, हाँ ऑस्ट्रेलिया और है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया। जापान में तो नहीं है, जापान में भी नहीं है, बस साउथ कोरिया वगैरह और कहीं पर भी नहीं है, बस यहीं पर है, ठीक है। तो याद रखना इनको। फिर क्या चीज़ है? ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? एक तो स्कैंडिनेवियन आता है, उसके अलावा ईट्रियम आता है, उसके अलावा जो लेंथनाइट सीरीज़ के अंदर जितने भी 15 हैं, ठीक है, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे 15, ठीक है, ये सारे के सारे आ जाते हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में अपन देखा था, ये टोटल 17 होते हैं। इंडिया के अंदर प्राइमरीली कौन से पाए जाते हैं? ठीक है, पहले कुछ देख लेते हैं। इंडिया के अंदर जो है अराउंड 6% वर्ल्ड का रेयर अर्थ जो है डिपॉजिट अपने पास है। यहाँ पर इंडिया के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं? तो एक तो सबसे जो ज़्यादा पाए जाने वाले, एक तो नियोडाइमियम, ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरा कौन सा है अभी देखते हैं, चलो, ठीक है। दो और पाए जाते हैं। ये कहाँ पर मिलते हैं? ठीक है, तो ये मोनाजाइट सैंड्स के अंदर मिलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर मिलते हैं? तो ये मोनाजाइट सैंड्स के अंदर मिलते हैं। ये मोनाजाइट सैंड्स के अलावा यहाँ पर और जो कौन कौन से अपने को और वगैरह मिलते हैं, तो और इसके कौन कौन से होते हैं? एक तो एल्मेनाइट होता है ना। दूसरा सिलिमेनाइट होता है। तीसरा जो है वो अपना ये होता है, मोनाजाइट होता है ना। चौथा रूटाइल होता है। पांचवा जिरकॉन होता है। और छठा एक और है, गार्नाइट, ठीक है, गार्नाइट होता है, समझना है। फिर उसके अलावा और क्या चीज़ है? रेयर अर्थ मिनरल वगैरह ये सब हो गया। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू माइंस, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, नेशनल डिफेंस वगैरह, इन सब के अंदर बहुत ज़्यादा काम आता है। क्लीन एनर्जी के अंदर इनका बहुत ज़्यादा काम आता है। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं ये वापस से अपन ने नोट नहीं करा। मैग्नेटिक, ल्यूमिनेसेंट और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से इंपॉर्टेंट होते हैं,
ठीक है, यहाँ पर देख लो, ये सारे देख लिया अपन ने, सिल्वनाइट, जिरकॉन, मोनाजाइट, रूटाइल, गार्नेट, एल्मेनाइट। ठीक है, और क्या चीज़ है, बीच सैंड मिनरल्स भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीच सैंड मिनरल्स कहा जाता है। और क्योंकि इनके अंदर काफ़ी सारी मोनाजाइटिक सैंड वगैरह के अंदर रेडियो एक्टिविटी होती है, तो इसलिए जो है इनके ऊपर मोनोपोली है। सिर्फ इंडियन रेयर अर्थ जो लिमिटेड है वही इनका सोल प्रोड्यूसर है, और ये किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है। यहाँ पर कौन से मिलते हैं, एक तो नियोडाइमियम मिलता है और दूसरा जिरकॉनियम मिलता है। कौन सा मिलता है, नियोडाइमियम और जिरकॉनियम, किसके अंदर, मोनाजाइटिक सैंड्स के अंदर। किसके अंदर, मोनाजाइटिक सैंड्स के अंदर। बस अब क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है, बीच में बता रहा हूँ। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 59 नंबर का शायद ये क्वेश्चन है, 59 और उसके नीचे पूरे नंबरिंग देख लेना। ठीक है, फर्स्ट यूनिट ऑफ आर्य समाज वॉज एस्टैब्लिश्ड वेयर। फर्स्ट यूनिट आर्य समाज की कहाँ पर एस्टैब्लिश हुई थी, तो ये अपन ने पढ़ा था। जो फर्स्ट यूनिट थी वो बॉम्बे के अंदर एस्टैब्लिश हुई थी, और जो इनका जो हेडक्वार्टर था, हेडक्वार्टर कहाँ पे था, हेडक्वार्टर जो है वो कराची के अंदर था। समझना है, हेडक्वार्टर जो है वो कराची के अंदर था, याद रखना इसको। ठीक है, फिर उसके बाद क्या चीज़ है कराची नहीं, सॉरी, लाहौर के अंदर था। ठीक है, फिर क्या चीज़ है, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सत्यार्थ प्रकाश, मैंने कल आपको बताया था, सत्यार्थ प्रकाश जो है बुक है, किसने लिखी थी बुक, ये बुक स्वामी, परसों बताया था, ये बुक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। अब ये दयानंद सरस्वती का दूसरा नाम क्या है, मूल शंकर, समझना है, ये भी बताया था। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है। फिर टू इंडिया माई नेटिव लैंड, हेनरी विविन डिराइजो के ऊपर पहले भी मल्टीपल क्वेश्चन बन चुके हैं। यहाँ से आपको ऐसा लग सकता है कि भाई इंडिया नेटिव लैंड कैसे हो सकता है, नाम तो इनका हेनरी विविन डिराइजो ऐसा नाम है। ठीक है, तो ये इनका नेटिव लैंड कैसे हो सकता है, लेकिन ये ऐसा इन्होंने बुक लिखी थी। ठीक है, पोएम्स वगैरह थी इसके अंदर काफ़ी सारी। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। उसके अलावा राजयोग, राजयोग की अगर बात करें तो राजयोग और ऐसी ये जो है ऐसी मल्टीपल बुक्स, अलग अलग योग, कौन सा कर्म योग और ऐसी कुछ मेरे ख्याल से 4 बुक्स लिखी थी। वो चारों जो है स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी। उसके अलावा परसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, बहुत शानदार किताब है ये, जो है R.R. रहमान, राजा राम मोहन रॉय ने लिखी थी। तो नेक्स्ट लेवल की पर्सनैलिटी। तो चारों ही स्टेटमेंट सही थे, ओनली 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ऑल 4, डी सही जवाब था। उसके अलावा क्या चीज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। कल मैंने आपको बताया था कि एप्पल और माइक्रो एलईडी वगैरह का जो भी चल रहा है, एलईडी एलसीडी वगैरह, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, है ना। तो यहाँ पे देखो, माइक्रो एलईडी इज नियरली 4000 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस होता है। यस होता है, बिल्कुल होता है। अभी क्या चल रहा है, अभी ओलेड चल रहा है। ठीक है, ओएलईडी, तो ये ओलेड के अंदर कितना होता है, ओलेड के अंदर अराउंड 2000 के करीब होता है, तो इसमें जस्ट डबल इतनी ब्राइटनेस होती है। फिर माइक्रो एलईडीज आर बेजल फ्री, रेजोल्यूशन फ्री एंड साइज फ्री। अब ये सुन के ऐसा लग सकता है कि बेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन, साइज फ्री ऐसा कैसा होता होगा, लेकिन नहीं, ऐसा है। समझ में आया, ठीक है, तो ये भी सही जवाब है। तो बोथ करेक्ट ढूंढना है, बोथ ए और बी करेक्ट है। फिर उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसडीजीज, इसमें से कौन कौन सा एसडीजी है। ठीक है, तो जीरो हंगर हाँ है, नो पॉवर्टी ये भी है, लाइफ ऑन लैंड ये भी है, एक्वाटिक लाइफ ये भी है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन ये भी है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस ये भी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कल, वो जो है परसों समझाया था डिटेल में। तो 1 2 3 4 5 6 ये आपका सही ऑप्शन होता है, उत्तर होता है। हाउ मेनी आर नॉट करेक्ट, इसमें से कितने गलत हैं। तो स्मार्ट सिटी मिशन इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है। तो क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, मैंने आपको डिफरेंस बता चुका हूँ। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्कीम, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल है, ये नर्व सेंटर है। ठीक है, नर्व सेंटर इसको कहा जा रहा है, जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसका। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो जो है वो गलत होगा क्योंकि ये सही है ठीक है, और ये वाला सही होगा क्योंकि ये गलत है। तो सिर्फ 1 ओनली, समझना है, नॉट करेक्ट ढूंढना ना, तो 1 ओनली। फिर क्या चीज़ है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, नहीं लगे डिसलाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, आपके कोई भी डाउट्स हो जो है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वगैरह को भी आप जो है प्रेस कर सकते हैं। और क्या चीज़ है, बस, थैंक यू।